Good morning, student. Welcome to chemistry class. And as you know that we are revising chapters, and we are revising second chapter. Okay, second chapter, that is atomic structure, and in atomic structure we have discussed about the electromagnetic theory and spectrum, electromagnetic spectrum. In yesterday video we saw the different type of electromagnetic radiations with their wavelength in increasing order, and also we saw the production sources from where they are generated. Then we saw emission spectra and the absorption spectra, and then we discuss about the black body radiation and electro photoelectric effect. As we know that electromagnetic radiation is unable to define or explain about the black body radiation or photoelectric effect. ओके, हम लोगों ने जो है कि इस चैप्टर में अब तक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उस रिवीजन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक पढ़ लिया है। अब इस स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग जो है कुछ उन चीज़ों को देखेंगे जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सकी। एक तो हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में ये कहना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी मैक्सवेल की, वो ये बताने में अनेबल थी कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कैसे रेडिएशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सनलाइट या किसी भी प्रकार का रेडिएशन गिरता है तो इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। ये सारी चीज़ों को बताने में जो है कि अनेबल था, उसे क्लियर नहीं कर पाया। हाँ, अगर ये बता पाता जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पार्टिकल नेचर को अगर बता पाता तो शायद इस थ्योरी को डिस्कस कर पाना बहुत आसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ऐसा क्या है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब एक ही चीज़ हमने बताया कि जो पार्टिकल नेचर को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफाइन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिफाइन कर पाता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो शायद वो बता देते कि व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड व्हाट इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिमिटेशन यही थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी मैक्सवेल की रेडिएशन की, वो पार्टिकल नेचर और वेव को नहीं जान पाया, और पार्टिकल नेचर और वेव को न जान पाने के कारण ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, फिर इसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए चलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पास।
जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्चुअल में ये इसमें कई बातें बताई गई हैं। जैसे कि अगर कोई भी बॉडी हीट हो रही है, कोई भी बॉडी हीट हो रही है तो वो रेडिएट करेगी। अगर जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई आयरन है उसको हम रेड हॉट कर दिए तो उससे भी रेडिएशन निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हीटेड होते हैं, जिनको हम हीट कर सकते हैं किसी सीमा तक, किसी लिमिट तक, ठीक है, तो वो रेडिएशन इमिट करता है। वो क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। तो हमारी जो ब्लैक बॉडी होती है वो एक तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बीइंग हीटेड, जिसको हम हीट कर सकते हैं, जो हीट होती है, ठीक है। अब वो क्या करता है? हर तरह के रेडिएशन को इमिट भी करता है और हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होते हैं वो हर तरह के रेडिएशन को इमिट भी करते हैं और हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। उनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू जो है कि वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, हर तरह के रेडिएशन को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इफ substance being heated and can emit all type of radiation, all type of radiation is known as black body radiation, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इसको हम जो है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं। अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये बॉडी ऐसी अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो किसी भी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, किसी भी तरह के रेडिएशन को क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो ब्लैक बॉडी होती है वो दोनों फंक्शन कर सकती है। वो इमिट भी कर सकती है हीट होने पर और कूल होने पे एब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो ये हमारी होती है ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा ब्लैक बॉडी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? हियर इज 3 वर्ड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देख लिए, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्यों इसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसमें होता ये कि जैसे कोई अगर ये मेटल सरफेस है,
ये है मेटल सरफेस, और इस मेटल सरफेस को हम किसी भी सोर्स से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे फोटो यानी लाइट, यानी कि लाइट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है। अब जैसे ही ये लाइट फॉल करेगी तो ये मेटल सरफेस हीट हो जाएगी। मेटल सरफेस क्या होगी? हीट होगी। और जब हीट होगी तो उससे जो है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। प्रोटॉन तो नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और उनके अपोजिट करंट फ्लो करना शुरू करेगी। यानी इस लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला और करंट उसके अपोजिट फ्लो कर गई। करंट उसके अपोजिट क्या हो गई? फ्लो कर गई। तो फोटो, इस लाइट के कारण जो इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बता रहा है, ठीक है। एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने बताया कि वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट जो कि हीट हो सकता है, हीट कर सकते हैं, वो हीट होगा तो ब्लैक बॉडी की तरह से वर्क कर सकता है। अब नाम के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई ब्लैक बॉडी हीट होने पर अगर हर तरह का रेडिएशन इमिट कर सकती है तो ब्लैक बॉडी परफेक्टली, ब्लैक बॉडी जो है कि कूल होने पे हर तरह के रेडिएशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज गुड इमिटर ऑफ रेडिएशन एंड गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। दूसरा जो हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट। लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे, मेटेलिक सरफेस पे गिर रही है तो वो लाइट के गिरने पर मेटल सरफेस, एक जब पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट गिरेगी, एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट जब गिरेगी उस सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। और जब जिस साइड में इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, सपोज जिधर लाइट गिर रही है उस लाइट के साइड में इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो सरफेस के पीछे से अपोजिट साइड में करंट फ्लो करेगी। अब एग्जांपल के रूप में सोलर सेल देखा होगा, जो सोलर पैनल होते हैं, जहाँ कहीं भी बहुत सारी जगहों पे सोलर पैनल लगे हैं, गांव में लगे हैं, शहरों में लगे हुए हैं। सोलर पैनल हीट होता है दिन के समय में, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, सनलाइट उसके ऊपर गिरती रहती है, या ये कहें कि सनलाइट जब गिरती है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद हीट अप होता है, हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगी। अब वो करंट जा कर के बैटरी जो नीचे होती है उस बैटरी को चार्ज कर देती है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो नाइट में हमें उससे लाइट मिल जाता है। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बताया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मेटल सरफेस पे गिरती है और वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है, और इलेक्ट्रॉन का इमिट होना सिंबल है करंट का फ्लो होना अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये माना गया है कि जो लाइट गिरते हैं उस लाइट की एनर्जी जो होती है एक फोटोन के बराबर होती है। फोटोन क्या है? एक बंडल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक बंडल है, एनर्जी का एक बंडल है जो मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, सॉरी। तो मेटल सरफेस क्या होती है? हीट हो जाती है। जैसे हम अपने हाथ अगर रब करते हैं
तो हाथ क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। वैसे ही जब एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ लाइट की गिरती है तो जहाँ जहाँ गिरेगी वो सरफेस क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। और जब वो हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और उसके अपोजिट क्या है कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फार्मूला वगैरह भी। तो थोड़ा इसमें लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दिस फिनोमिना, in this phenomena light of particular frequency fall on metal surface and ejection of electron from that surface that metal surface takes place and electric current is generated in the circuit. In the circuit. इस फिनोमेना में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, सपोज ये मेटल है, मेटल सरफेस पे ये लाइट फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट होते हैं। उनकी एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो 12mv² के बराबर होती है। और ये जो लाइट यहाँ पे गिरती है इसकी जो एनर्जी होती है वो hν के बराबर होती है। ठीक है, ये जिस वेवलेंथ, ये हमारा मेटल है, ये क्या है मेरा मेटल, इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, hν लिखा हुआ है, इसकी अपनी एक एनर्जी है। मेटल सरफेस पे गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा इसके अपोजिट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। This phenomena was observed by by Hertz.
ठीक है, इस फिनोमेना को सबसे पहले हर्ट्ज ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। इसके अभी इसमें और कुछ भी हमें बताना है? ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। फिर भी जिन बच्चों के छूट गए हैं वो चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक हम जो रिवाइज कर रहे हैं उसको डिटेल में उसी तरह बता रहे हैं। तो अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, वो इसको पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन होता है W0 इक्वल टू एच न्यू, W0 इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे W हमारा क्या है, वर्क फंक्शन है, इसको हम, और ये न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। वेयर यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर W0 वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, and new h is the Planck constant, and nu is the threshold frequency, एंड हम लोग क्या जानते हैं, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W0 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये न्यू नॉट का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम जो है कि मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर ये काम होता है। ठीक है, ये जो हमारा लैम्डा होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्स। ठीक है, तो ये हमारा वर्क फंक्शन, इट इज वर्क फंक्शन, इट इज वर्क फंक्शन required to emit electron from metal surface. Okay, and nu is the threshold frequency, required to emit electron from the metal surface. मेटल सरफेस। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी मेटल सरफेस से इमिशन हो रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि वर्क फंक्शन क्या है, ये एक वर्क है, इट इज ए वर्क
या हम कह सकते हैं मिनिमम दिस इज अ एनर्जी, इट इज अ वर्क रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, वर्क तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ही, हम लोग जानते हैं। तो ये वर्क कितना करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू कर दे, वो वर्क फंक्शन है। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, जो एक पैरामीटर का काम करती है। उस फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू करेंगे। उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो वो इमिट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? इमिट नहीं करेंगे। तो वही हमने लिखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम किसकी लेंगे? वेवलेंथ की। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की अपनी फ्रीक्वेंसी भी होती है, अपनी वेवलेंथ भी होती है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जब लाइट गिरेगी तो उस कंडीशन में वर्क होगा, तभी इलेक्ट्रॉन जो है कि इमिट होगा और करंट फ्लो कर पाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हम जान गए। नेक्स्ट अब हम जानेंगे टोटल एनर्जी क्या होगी। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर कोई भी पार्टिकल निकलेगा तो उसकी अपनी एक कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज कि यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, ये मेटल है, ठीक है, ये क्या है? मेटल है। यहाँ पे ये लाइट फॉल कर रही है, इसकी एनर्जी h न्यू है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहे हैं ½ mv² से। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी वो वर्क फंक्शन प्लस h न्यू होगी, वर्क फंक्शन प्लस h न्यू होगी। ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस h न्यू भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी निकल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, वहाँ हमारा फंक्शन जो वर्क फंक्शन था वो h न्यू नॉट के बराबर है, h न्यू नॉट के बराबर। ये हमारी एनर्जी का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी का फार्मूला। नोट करिए फटाफट। अब अगर एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर दें। ये एनर्जी भी हमारी फोटोन के बराबर है, h न्यू के बराबर है। तो ½ mv² प्लस h न्यू। अब इसको ½ mv² को इधर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू। ठीक है, यहाँ से हम h को कॉमन ले लेते हैं, h न्यू माइनस न्यू नॉट, सॉरी न्यू। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया किस तरह से रेडिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी ½ mv², इसमें ये फ्रीक्वेंसी है जो कि लाइट इमिट गिर रही है, और ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट माइनस न्यू।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कल फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लिया। अब कल हम लोग जो है क्वांटम प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी देखेंगे। किसकी थ्योरी? प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर को। क्या डिस्कस करेंगे? पार्टिकल नेचर के लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।